यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कोरोना का जब जब जिक्र होता है तो यूपी का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में कोरोना के कदम ठिठक गए। अब एक बार फिर से सीएम योगी ने कोरोना के खिलाफ जंग की सबसे बड़ी शपथ ली है, जिसमें हथियार होंगे मास्क और 2 गज की दूरी। कोरोना के खिलाफ सीएम की जंग, अदृश्य शत्रु के खिलाफ खुला मोर्चा, कोरोना को खत्म करने का संकल्प, सीएम योगी की सबसे बड़ी शपथ। ये किसी से छिपा नहीं है कि चीन से चले एक संक्रमण ने पूरी दुनिया में जमकर तबाही मचाई और भारत में भी इसका व्यापक असर देखने को मिला। लेकिन ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इस संकट के दौर में यूपी रोल मॉडल बना और सीएम योगी की नीति सराहना का पात्र बनी। दरअसल जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़े सूबे यूपी में कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा रहा और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व ने कोरोना के कदमों को रोक कर रखा। ऐसे में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से बिगुल फूंका है और कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने के लिए संकल्प लिया। सीएम योगी ने शपथ लेते हुए मास्क पहनने से लेकर 2 गज की दूरी बनाए रखने की शपथ ली। सभी आवश्यक सावधानियां बरतने का वचन देता हूं। मैं कोविड से जुड़े आचार व्यवहार का। सीएम योगी की यह शपथ कोरोना के लिए काल से कम नहीं है और ये बात पहले ही साबित हो चुकी है कि जब पूरा विश्व कोरोना से करहा रहा था, तब सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में कोरोना विनाश नहीं फैला पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सार्वजनिक स्थलों पर मैं दूसरों से कम 2 गज की दूरी बना करके रखूंगा। सीएम योगी ने जहां कोरोना के खिलाफ शपथ दिलाई, तो साथ ही एक शपथ और ली। शपथ इस बात की कि सियासत और चौसर पर दंगों के पासे फेंकने वालों को किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फिर हो रही सियासी साजिश। सियासी बढ़त के लिए हो रही कोशिश। जाते मजहब के पीछे लड़ाने वाले कौन? दंगों की कौन लिख रहा पटकथा? सियासत का अपना एक उसूल है। उसूल ये कि आप मुद्दे ढूंढे भी जाते हैं और बनाए भी, और जब सियासत को चमकाने के लिए, राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने के लिए मुद्दे बनाए जाते हैं तो वो घातक हो जाते हैं। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी ओर इशारा किया और इशारों में सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला किया। सीएम ने साफ कर दिया कि विकास में अवरोध बनने वालों को और दंगों की साजिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो लोग किसानों का हित नहीं चाहते, वे लोग इसका विरोध करते हैं। जिन लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उर्वरा भूमि को अराजकता, गुंडागिर्दी का पर्याय बना दिया था, कैराना और कांधला में अराजकता का तांडव करते हुए वहां पर व्यापक पलायन करने के लिए वहां के व्यवसायियों को, वहां के नौजवानों को कर दिया था, वे लोग एक बार फिर से उस प्रकार का वातावरण बनाने का कार्य कर रहे हैं। एक दौर था जब कैराना और कांधला में लगातार पलायन की खबरें आती थी। इसी का जिक्र करते हुए सीएम ने सीधे तौर पर सियासी साजिश करने वालों पर निशाना साधा और साफ किया कि मत, मजहब और जाति के नाम पर सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। इन चेहरों को पहचानने की जरूरत है। ये वही चेहरे हैं
जो मुजफ्फरनगर में दंगे कराते थे, और यही लोग हैं जो कैराना में पलायन करवाते थे। तो फिर एक जाति के नाम पर, मत के नाम पर, मजहब के नाम पर लड़ाने की कुत्सित चेष्टा कौन लोग कर रहे हैं, इनको समझने की आवश्यकता है। ये वही चेहरे हैं जो मुजफ्फरनगर में दंगा कराते थे, ये वही चेहरे हैं जो कैराना से पलायन करवाने के लिए हमें मजबूर करते थे, ये वही चेहरे हैं जो कांधला जैसे लोगों स्थलों पर, कैराना जैसे स्थलों पर वहां के व्यापारियों को पलायन करने के लिए मजबूर करते थे। और आज फिर इनकी चेष्टाएं किसी न किसी रूप में फिर से उसी रूप में सामने आ रही हैं, लेकिन हमें सावधान होना होगा। सीएम ने सिर्फ सावधान रहने का जिक्र नहीं किया, बल्कि इस दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए चेताया भी कि यूपी में अब कोई कैराना या कांधला नहीं बनने वाला है। मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ वो फिर से नहीं होने वाला, ये सब फिर से यूपी में नहीं होगा। ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है जिन्होंने दंगे करवाए और फिर माहौल खराब हुआ, सांप्रदायिक और जातीय आग में झोंकने की कोशिश की गई, फिर से वही माहौल बनाया जा रहा है, फिर से जातीय और सांप्रदायिक हिंसा की नींव रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं है। याद करिए 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान मैं आया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और बुलंदशहर से ही मैंने प्रचार की शुरुआत की थी, और तब मैंने आप सबका आह्वान किया था। मैं आभारी हूं आप सबका कि विधानसभा चुनाव 2017 में भी और लोकसभा चुनाव 2019 में भी मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से प्रचार करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और मैंने तब भी 2017 में कहा था कि ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे, ये लोग प्रदेश को आखिर कहां ले जा रहे थे। कैराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ मुजफ्फरनगर के दंगों के सहारे सियासत करने वालों पर निशाना साधा, बल्कि यूपी के अलग अलग जगह हुए दंगे का जिक्र भी किया और बताया कि यूपी को जख्म देकर कैसे सियासत को चमकाने का काम लंबे वक्त से होता आया है, और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। जाति के नाम पर लड़ा करके, शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे, और इसीलिए मैं आप सब कार्यकर्ताओं का आह्वान करने के लिए आया हूं कि इन दंगा के सरपरस्तों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इन विकास विरोधी चेहरों को बेनकाब करने की आवश्यकता है। जब केंद्र और प्रदेश सरकार बिना भेदभाव के, न जाति, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ, सबके विकास के आधार पर विकास की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक बिना भेदभाव के देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, तब ये लोग गुमराह करके, षड्यंत्र करके दंगों की, जातीय दंगों की, सांप्रदायिक दंगों की एक लंबी श्रृंखला खड़ा करके अव्यवस्था, अराजकता, आगजनी, तोड़फोड़, इन सबको बढ़ावा देने का जो कार्य कर रहे हैं, इन सब से सावधान होने की आवश्यकता है। फिलहाल उपचुनाव से पहले मुद्दे तलाश रही विपक्ष का हाथरस में ठिकाना रहा, तो वहीं से शुरू हुई सियासत ने महापंचायत और सियासत के गठजोड़ को सामने ला दिया, जिसके सहारे राजनीतिक दल एक बार फिर से संजीवनी चाहते हैं और यूपी में रसातल में जाते अपने अस्तित्व को जीवंत करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी। एक तरफ सीएम योगी ने कोरोना के खिलाफ शपथ ली और दंगा कराने वालों को दी चेतावनी, तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में भी मन ही मन शपथ ली जा रही थी। शपथ रसातल में जातीय राजनीति को जीवंत करने की, और उसके लिए बाकायदा महापंचायत का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर में महापंचायत की ये तस्वीरें आरएलडी के लिए सियासी जमीन तलाशने का मंच है। ये वही आरएलडी है जो कभी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में धाक रखती थी।
लेकिन लगातार हाशिए पर जाते रहने से आरएलडी के सामने सियासी संकट आ खड़ा हुआ है, जिसे दूर करने की एक बार फिर पार्टी कोशिश कर रही है। हाथरस में जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज ने पार्टी के हाथ में संजीवनी थमा दी है। लाठीचार्ज के विरोध में आरएलडी ने मुजफ्फरनगर में महापंचायत बुलाई है, जिसका मकसद है पश्चिमी यूपी में एक बार फिर से पार्टी के लिए जनाधार को खड़ा करना। क्योंकि जिस तरह हाथरस में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज हुआ, उससे आरएलडी के नेता ही नहीं बल्कि नाराज होने वालों में जाटों की बड़ी जमात है। विश्लेषक भी मानते हैं कि लाठीचार्ज ने जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी को ऑक्सीजन देने का काम किया है। कि जब कभी भी कोई भी पार्टी किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन का रास्ता अपनाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, तब लोगों को लगता है कि हाँ, ये पार्टी वाकई में एक्टिव है, इस पार्टी में दम है और इस पार्टी के नेता कुछ कर सकते हैं। एक तरह से उन्हें एक चैलेंज के तौर पे तभी एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर आज आरएलडी अपने आप को एक छोटे से हिस्से के लिए भी एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इमर्ज करती है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होने वाले हैं वहाँ और उसके बाद भी एक ऑपोजिशन का जो गठबंधन बनेगा उसमें उसकी कुछ भूमिका बन सकती है। पश्चिमी यूपी में धाक रखने वाली आरएलडी के कई नेता चुनकर विधानसभा और लोकसभा पहुंच चुके हैं। कई सरकारों में मंत्री भी रहे, लेकिन 2014 के बाद से आरएलडी लगातार हाशिए पर है। 2009 लोकसभा में आरएलडी को यूपी में 5 सीटें मिली। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में आरएलडी को 8 सीटों पर कब्जा रहा। विधान परिषद में भी आरएलडी का एक सदस्य था। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी केवल 1 सीट से खाता खोल पाई। 2019 के लोकसभा चुनाव में आरएलडी को एक भी सीट नहीं मिली। चरण सिंह जी जीवित थे और उन्होंने इस पार्टी को किसानों का, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का एक मेजर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काफ़ी मजबूत किया था। और उसके बाद भी ये पार्टी सत्ता में भी रही, केंद्र में भी अपनी भूमिका निभाई। लेकिन उनके न रहने के बाद से अजित सिंह जी के नेतृत्व में इस पार्टी का जो ग्रोथ रही है और इसका जो पॉलिटिकल फ्यूचर रहा है वो बहुत अनसर्टेन सा रहा। कभी यह पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा रही, कभी किसी दूसरे गठबंधन का हिस्सा रही, और इस वजह से इस पार्टी से आइडियोलॉजी से के तौर पर जुड़ने वाले लोगों की संख्या कम होती चली गई। यूपी के साथ ही केंद्र में भी पार्टी को सत्ता का स्वाद चखाने वाले चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा कहा जाता है। उनके सियासत को उनके बेटे अजीत सिंह ने संभाला। केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन दल बदल की आदत ने आरएलडी को किनारों पर ला दिया। हालात ये पहुंच गए कि किसानों का भी मुंह भंग हो। समाजवादी की पार्टी है, उससे भी गठबंधन था। कांग्रेस के साथ पहले रहे, कांग्रेस के साथ भी गठबंधन था। तो ये तो इनको तो सिर्फ अपना घर कुछ पार्टी तलाशने की बात है। अगर ये काम ऐसे करते रहेंगे तो देखिए, ना तो ये विधायक रहे और ना पार्लियामेंट के कहीं मेंबर बन पाए। तो इनका काम चाहे कोई भी आए, तो ये एक मेरा सिर्फ एक टारगेट है कि किसी भी एक समाज को ये नहीं कहना चाहिए कि जाट समाज की रैली है। उसमें आपको कोई रैली करनी है तो अपने राष्ट्रीय लोकदल के उस पे बैनर तले करनी चाहिए, चाहे किसी को भी बुलाए। चौधरी चरण सिंह की पार्टी के सामने इस वक्त सियासी संकट है। ऐसे में जब 2022 के चुनाव करीब हैं और आरएलडी इस फिराक में है कि और कम से कम इस मुद्दे के सहारे ही जनता के बीच ये संदेश दिया जाए कि आरएलडी आज भी कमजोर नहीं हुई है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मथुरा में द्वारकाधीश के मंदिर को लेकर विवाद हो गया है। विवाद मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर है, जो परिवार से उठकर अब कोर्ट तक पहुंच गया है। जिस ईश्वर के चरणों में सारे वाद विवाद धराशायी हो जाते हैं, उसी ईश्वर के निवास स्थान को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल ये है मथुरा का द्वारिकाधीश मंदिर, जिसकी संपत्ति को लेकर विवाद शुरू हो गया है, और विवाद है संपत्ति पर हक का। दरअसल मथुरा की सदर तहसील में द्वारिकाधीश मंदिर को लेकर एक वाद दायर किया गया है, जिसमें संपत्ति विवाद का जिक्र है। और ये संपत्ति विवाद 2 भाइयों के बीच की है, जो इस मंदिर की जमीन पर अब अपना हक मांग रहे हैं। मथुरा के द्वारिकाधीश मंदिर में कई बार आप गए होंगे, आपने वहां पर माथा टेका होगा, वहां पर भजन किया होगा, लेकिन उसी मंदिर की जमीन को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। दरअसल इस मंदिर के प्रबंधन की कमान कांकरोली के ब्रजेश महाराज संभालते आए हैं, जो अब भी इस मंदिर के रखरखाव से लेकर तमाम चीजों का ध्यान रखते हैं। उनके साथ उनके बेटे वागीश भी इस मंदिर का प्रबंधन देखते हैं।
लेकिन अब इस मंदिर को लेकर ही विवाद शुरू हो चुका है, और वो भी पारिवारिक। दरअसल ब्रजेश महाराज के दो भाई हैं, पराग कुमार और शिशिर कुमार, जिन्होंने सदर तहसील में मंदिर की संपत्ति को लेकर एक वाद दायर किया है, जिसमें इन संपत्ति पर हक जताया गया है, जिसको लेकर पहले एक नोटिस लगाया गया, जिसे बाद में हटा लिया गया। सिर्फ द्वारिकाधीश मंदिर ही नहीं, बल्कि कांकरोली, मथुरा और गुजरात में भी ऐसी कई संपत्तियां हैं जिनको बेचा नहीं जा सकता। वहीं माना जाता है कि उन संपत्तियों से लाभ कमाया जा रहा है, जिसमें द्वारिकाधीश की संपत्ति भी शामिल है। फिलहाल इस विवाद का वाद सदर तहसील में दायर किया जा चुका है। देखिए, द्वारकाधीश मंदिर पर नोटिस चस्पा करने की घटना हमारे संज्ञान में जैसे ही आई, हमने उसके बारे में पता किया कि कोई व्यक्ति सुबह 8 बजे आके और मंदिर के द्वार पर कोई नोटिस चस्पा किया उसने, और जब तक हम 10 बजे तक पहुंचे वो नोटिस वहां से हट गया। लेकिन अचानक देखा कि वो समाचार पत्रों के माध्यम से उससे नोटिस के बारे में संज्ञान आया, तो मैंने वहीं कहा कि भाई नोटिस अगर कोई आपको किसी को देना है, और विशेष करके मंदिर को, तो मंदिर का न तो कोई अवकाश होता है, न मंदिर कभी बंद रहता है, तो चस्पा करने की जो प्रक्रिया है वो सेकंड प्रक्रिया है। वक्त एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सड़कों पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को लेकर सड़क से संसद तक हंगामा मचता है, लेकिन आप नेशनल क्राइम ब्यूरो के ताजा आंकड़े जानकर हैरान हो जाएंगे कि सड़क से ज्यादा लोगों के घरों में महिलाओं के साथ अपराध होते हैं। आज हर तरफ महिला सुरक्षा को लेकर बात हो रही है। हाथरस की घटना के बाद सड़क से सदन तक हंगामा है। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीति भी चरम पर है, लेकिन एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद सवाल उन लोगों से भी है जो महिला सुरक्षा के लिए उठने वाली आवाजों में सबसे ज्यादा शोर बनकर शामिल है। एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में 31% घरेलू हिंसा के मामले हैं, यानी महिलाओं के साथ अपराध में हर तीसरा मामला घरेलू हिंसा का है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा की अगर बात की जाए तो साल 2018 में घरेलू हिंसा के कुल 1,04,165 मामले सामने आए। वहीं उत्तर प्रदेश में घरेलू हिंसा के 14,233 मामले सामने आए। वहीं 2019 में घरेलू हिंसा के मामले बढ़े, कुल मामले 1,26,575 दर्ज हुए। वहीं यूपी में घरेलू हिंसा में भी बढ़ोतरी दर्ज की। ये संख्या 18,617 तक पहुंच गई। महिला संगठनों की माने तो ये वो आंकड़े हैं जो केस रिपोर्ट किए गए, जबकि काफी बड़ी तादाद में महिलाएं अत्याचार सहते सहते जिंदगी गुजार देती हैं। बहुत कम केस ही पुलिस और महिला आयोग या फिर महिला संगठनों तक पहुंचते हैं। जब महिला, देखिए पहले तो वो शिकायत ही नहीं करती है, बहुत हिम्मत जुटाकर हमारे देश की महिला शिकायत करने के लिए अपने घर से कदम बाहर निकालती है। पुलिस में जाती है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, महिला आयोग जाती है, उसकी सुनवाई नहीं होती। अगर सुनवाई हो भी गई तो निस्तारण नहीं होने पाता है उस समस्या का। तो जाहिर सी बात है, जब एक को इंसाफ नहीं मिलना है तो बाकी जो महिलाएं वो कहां जाएं। 2020 में लोगों का सबसे बुरा वक्त लॉकडाउन के दौरान गुजरा। इसमें भी महिलाओं का वक्त सबसे बुरा रहा। आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के 13,410 केस रजिस्टर्ड हुए। ये आंकड़े 20 सितंबर तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की। सबसे ज्यादा 5,470 शिकायतें उत्तर प्रदेश में सामने आई। बात अगर राष्ट्रीय राजधानी की जाए तो दिल्ली में 1,697 मामले, महाराष्ट्र में 865 और हरियाणा से 731 शिकायतें मिली। घरेलू हिंसा के मामले में ज्यादातर दहेज, शराब या फिर नशे की लत कारण होते हैं। इसके अलावा बेटे और बेटी में फर्क की मानसिकता भी घरेलू हिंसा की एक बड़ी कारक है। किया जाता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दहेज को लेके। दहेज एक ऐसी बीमारी फैल चुकी है समाज में जो हमारी मासूम बेटियों को फांसी लगाने के लिए मजबूर कर देता है। दूसरा होता है कि पुरुष प्रधान समाज में एक मानसिकता बन गई है बच्चों की चाह रखने के लिए। बेटों के लिए अगर महिलाओं को बच्चियां पैदा हुई तो उनके सास ससुर, उनके पति उन महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं। तीसरा होता है शराब के नशे में। अक्सर पुरुष शराब के नशे में महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं
जो बहुत ही सोचने का विषय है। महिला अपराध पर एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 2018 से 2019 में 7.3% अपराध बढ़ा। महिला अपराध के 2018 में 3,78,236 मामले थे, जो 2019 में बढ़कर 4,05,861 तक पहुंच गए। 2018 में पति और रिश्तेदारों के खिलाफ 1,04,165 केस दर्ज किए गए, जो 2019 में बढ़कर 1,26,575 हो गए। देश की अदालतों में भी घरेलू हिंसा और महिला अपराध से जुड़े सबसे ज्यादा केस हैं। इतना ही नहीं, घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस का भी बड़ा खेल है। 2018 में करीब 1.5 लाख के केस में पुलिस जांच अभी पेंडिंग है। पुलिस डायरी में 2019 में केस घटकर 54,000 हो गए। कोर्ट में घरेलू हिंसा के सबसे ज्यादा केस रजिस्टर्ड किए गए। 2018 के मुकाबले 2019 में करीब 30,000 केस पेंडिंग है। 2018 में कोर्ट में 5,39,000 केस पेंडिंग थे। 2019 में बढ़कर 5,70,000 मामले पेंडिंग हुए। महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ रहे अपराधों को देखते हुए महिला आयोग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का कहना है कि सिलसिलेवार तरीके से इन मामलों को निपटाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग इन मामलों को बहुत गंभीरता से ले रहा है। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की महिलाएं अब खुलकर सामने आने लगी हैं और घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपनी शिकायतें दर्ज करा रही हैं। हम दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग कर समझौते का प्रयास करते हैं। कई केस में हमें सफलता भी मिली है। एनसीआरबी के आंकड़े हैरान करने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ सड़क से लेकर संसद तक महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों की तादाद बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ साल दर साल घरेलू हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा की जितनी जरूरत घर के बाहर है, उससे कहीं ज्यादा घर के अंदर। एनसीआरबी के आंकड़ों को देखें तो महिलाओं के साथ होने वाले कुल अपराध में 31% मामले घरेलू हिंसा से जुड़े हैं। घरेलू हिंसा के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं कि महिलाओं के असली दुश्मन उनके अपने ही हैं। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ।